प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान या किसी भी तरक्की पजीर मुल्क से बहुत से लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं, यूरोप का रुख करते हैं, बरतानिया और अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार की तलाश में जाकर ख़ुद को सेट करते हैं, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करते हैं, माली एतबार से या फाइनेंशली वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। ये रुझान तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इन तरक्की याफ्ता ममालिक से कोई शख्स पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का होकर रह जाए और फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में किसी कॉज के लिए काम करे, किसी पर्पस, किसी ख़ास मकसद को बुनियाद बनाकर काम करे। ऐसा बहुत कम होता है। एक मिसाल हमारे जहन में आती है, आप सब उन्हें जानते हैं, डॉक्टर रुथ फाओ, जिन्होंने पाकिस्तान में कोढ़ के मरीज़ों के लिए बहुत काम किया। जर्मनी से उनका ताल्लुक़ था और वो पाकिस्तान में एक तवील अरसा, यानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा और उनकी खदमात को हमेशा यहाँ पर याद रखा जाएगा और उनकी खदमात को बड़ी तारीफ़ और तहसीन की नज़र से देखा जाता है। ऐसे ही एक और शख्स मिस्टर रिचर्ड गैरी हैं, जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान में मुकीम है और यहाँ पर गूंगे बहरे बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ख़ास मकसद को लेकर, एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। उनका ताल्लुक़ तो नॉर्थ अमेरिका से है, मगर वो 30 साल पहले पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान ही को होकर रह गए और यहाँ पर वो मुसलसल काम कर रहे हैं। वो ट्रैवल करते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर फ़ंड रेजिंग करते हैं और फिर फ़ंड रेजिंग करने के बाद वो यहाँ पाकिस्तान के इन स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं, ख़ास बच्चे हैं, इन बच्चों को के इलाज के लिए और इनकी ज़िंदगी की ये जो कमी है इसको दूर करने में वो सर्व कर देते हैं। यकीनन मिस्टर रिचर्ड गैरी की खदमात जो हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं और उनकी जितनी भी तारीफ़ और तहसीन की जाए वो कम है। आज हमारे साथ वो प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू से वेलकम टू यू मिस्टर रिचर्ड गैरी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया and thank you also. And I am happy you can speak Urdu as well. नहीं, उर्दू मेरी अच्छी नहीं है, ये हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके ओके। और हमारे साथ अवैस इकबाल साहब मौजूद हैं। But like I would just to say bara salam alaikum to all your audience today. It's an honor for me to be on your program and thank you for making the time to talk about the work we are doing in Pakistan. Thank you very much and would like to hear from you what you are doing and what is the purpose and what is the cause actually. And अवैस इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कनाडा से हैं, सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे हवालों से आपकी शख्सियत के बहुत सारे हवाले दिए जा सकते हैं। अवैस इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मगर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा प्रोग्राम को मिस्टर गैरी ही से। सर, व्हेन डिड यू कम टू पाकिस्तान एंड व्हाट वाज द पर्पस? Well, that is the beginning of a long story. But my wife and I have been living here in Pakistan for the last 32 years. Okay. We came to Pakistan in 1989 and have been living here full time ever since. And what was the motivation that you decided to come to Pakistan? Yes. Yeah, well, actually, you know, my wife and I were both working in the social development sector. My wife is from the Philippines, and she apologizes she couldn't be with me today. She's not feeling so well. Oh. But we came to Karachi to help someone work on a small project here. And while we were here, we had a chance to look at the state of education for deaf children in Pakistan. And the reason we were interested in that is because we are parents of a deaf child ourselves. And our son was with us at the time. He was a young teenager. And we were looking for educational opportunities for him. And we realized that it was a big challenge. There wasn't very much in the way of quality education for deaf children. And that motivated us to start a small project, which has now grown very large over the last many years and is taking care of thousands of deaf children actually. Very nice. And I would like to ask some questions from Mr. Awais Iqbal as well. Awais साहब, ये सबसे पहले तो हम जितना भी शुक्रिया अदा करें
रिचर्ड गैरी का या उनकी तारीफ़ करें, और ऐसे बहुत सारे लोग ये सोशल वर्क कर रहे हैं। ख़ास तौर पर रिचर्ड गैरी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दे दी यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं इस प्रोजेक्ट को जो वो कर रहे हैं और वो लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तानी बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं? बिल्कुल असद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। देखिए, जो रिचर्ड साहब की आपने बात की, 32 साल पहले पाकिस्तान मूव हुए, उनके साथ एक फ्रेंच कैनेडियन डैनियल मार्क यहाँ मॉन्ट्रियल से मूव हुए 30 साल पहले। तो जिस इदारे को इन्होंने वक्त के साथ साथ इस्टेब्लिश किया, जो कि आज 7 लोकेशंस हैं डेफ रीच स्कूल्स की, तो मुझे 4-5 साल पहले इनके साथ मेरा यहाँ पे तारुफ हुआ, और उस तारुफ के बाद जो है वो इतना मुझे ये कॉज पसंद आया, मैंने इनके पाकिस्तान में सारे तकरीबन लोकेशंस विजिट की, और फिर मैं इनका यहाँ पे जो है वो गुडविल एम्बेसडर बन गया नॉर्थ अमेरिका का। और हमारा काम ये है कि हम कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन या अमेरिका में पाकिस्तानी जो हैं उनको इस काम से मुतारुफ कराएं कि जब हम जो है वो तालीम हासिल करके, जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा, हम यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ रहते हुए हम रिचर्ड या डैनियल जैसे लोगों की मदद कैसे करें। तो हम यहाँ पर जो है वो न सिर्फ इस इदारे की क्रेडिबिलिटी को मज़ीद बढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ पे हम फंड रेजिंग करके उन बच्चों का जो है वो सहारा बनते हैं। और रिचर्ड जैसे लोगों को, जिनको लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा खिदमत से भी नवाजा, जो हमारे लिए बड़े फ़ख्र प्राइड की बात है। तो ऑल इन ऑल असदुल्ला साहब बहुत ज़बरदस्त काम ये इदारा कर रहा है। कराची, लाहौर, सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद, झेलम, ये वो इलाके हैं जहाँ पे 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से बच्चों को रोज़ाना पिक करके लाया जाता है और वापस छोड़ा जाता है। और ये तो एक बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी है शायद इसका, और इसके लिए मेरा ख्याल है काफ़ी फंड रेजिंग भी करना पड़ती है वैसा। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि हमारा जो फोकस है, या रिचर्ड साहब फर्दर तफसील से बताएंगे, डेफ रीच पाकिस्तान में 1 बिलियन जो है वो डेफ बच्चे हैं, जिनमें से 5% के पास जो है वो तालीम के मौके हासिल हैं। तो इस इदारे का जो मेन गोल और काम है वो बच्चों को तालीम देना है, और तालीम के साथ उनको देना है, और उसके बाद उनकी जॉब प्लेसमेंट है, जिस हवाले से हम बात भी करेंगे किन किन इदारों में जो है वो डेफ बच्चे जो है वो जॉब प्लेस किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। मिसाल के तौर पे KFCs जो है वो 10 से ज़ायद KFC हैं जहाँ पे सारा स्टाफ जो है वो डेफ है, सिर्फ मैनेजर लिसनिंग है। तो ये खिदमात हैं ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान में इस पूरी कम्युनिटी के लिए। हाँ, सही है। मिस्टर रिचर्ड, व्हाट इज़ योर गोल while working with the deaf children? What kind of difficulties have you found here over the past 30 years, and what achievements you have so far? Well, there's always a lot of challenges working in Pakistan. Okay. But that's just part of life here. And, I just want to take a minute to preface my answer by saying that Pakistan has very warmly received us. We're very proud to be part of the Pakistani culture. I'm very proud of this award which we received, which is not only for me, but our whole team. And we have our overarching goal is to make education a reality for deaf children in Pakistan. And as Owais mentioned, there's over 1 million deaf children in the country, and hardly 5% have access to schools. And most of these schools are located in the urban areas in Karachi, Islamabad, Lahore. But 75% of the country lives in rural areas, and what programs are available for those children? Sadly, not very many. Only there's government schools, but the government schools only go up to grade 8. And even then, they're not always easily available. So we opened schools in rural areas. We started in Karachi, but then expanded and opened a campus in Hyderabad, then Sakkar, Nawabshah, Tandwalayar, Lahore, and Jhelum. So we have 7 schools now. It's not enough to reach all those million children, but we're working on creating digital learning content in sign language as well. And we've recently developed an app for the phone as well as a website where learning content is available free of cost to any family with deaf children in the country or teachers of the deaf. And this will go far in helping improve the quality of education in the country.
ओके 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 वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ जिस पर मजीद बात करते हैं। ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या हैं डेफ चिल्ड्रन के जो आउट ऑफ स्कूल हैं, और इस नंबर को डिक्रीज़ करने में मिस्टर रिचर्ड गेरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है या टीम है उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, इस पर हम बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं रिचर्ड गेरी, जो पाकिस्तान में पिछले 32 साल से मुकीम हैं और यहाँ पर गूंगे बहरे बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको स्कूल में तालीम दिलाने के ये मिशन पर काम कर रहे हैं। मिस्टर रिचर्ड गेरी, डू यू हैव अ स्पेसिफिक नंबर? व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स? How many students are out of school, deaf children specifically, and what is your contribution to decrease the number? Well, first of all, I have to preface that by saying, you know, in Pakistan today, there really are no accurate statistics in this regard, but it is estimated that there's over 1 million deaf children in the country, and 5 to 10% only have access to education. So there's a great need to create more awareness and to help parents understand that their deaf children are very capable. Too often you get this mindset, oh, mere bache, wo masoor hai, wo side pe ruke. And this is not a proper attitude, because if you give deaf children an education in their language, which is their signed language, in Pakistan it's called Pakistan Sign Language, they can do anything. And in our schools, we have a very active academic program that goes all the way from KG up through college, and 2 years ago we started a Bachelor of Arts program for higher education. And our children all sit for the government board exams and they get A's and B's. So it proves that deaf children are capable, Yes. and we just need to give them the opportunity. Mr. Richard Geary, what exactly do you do? You establish schools, or you just support financially to the students to send in the schools which are already working? What exactly do you do? No. So our organization, which is called Family Educational Services, and we're a non-profit registered in Pakistan and certified by the PCP. And our lead project is called Deaf Reach Schools. So these schools are fully active schools, providing academic training, as I mentioned, also vocational skills training, and then we have a job placement program where we help these young graduates find jobs in the community and be self-reliant and live a quality of life. So we presently have 7 schools. We have a staff of over 400 people. And yes, it takes a lot of funding to make all that possible, because our schools are totally free. There's you know, we have a pay as you can afford, if you will, but the majority of the parents and families that come to our schools are 99% from very low income, low education backgrounds. And we provide pick and drop transport for each child, a hot lunch, uniform, sara saman. So it's a very holistic program in that regard. Very nice. And what is the volume? Wait, let me say one thing. Okay, wait. okay, sure. Let me say one thing. In addition to what we're doing in our own schools, we are working to train teachers of the deaf in the government sector and in the private sector, so we can build their capacity as well. So, what is the total volume of the, you know, your budget of your organization, and how do you raise that, you know, the money for the children? Yes. Well, thank you for asking that question. Our cost per child is around $50 Canadian a month, or 7,500 rupees Pakistani. And a large part of that is because of the pick and drop, up to 50 kilometers for each child, and as I mentioned, hot lunch and vocational saman. So our whole work is sponsored by the generosity of donors, and
80% of our income comes right here from the Pakistani community in Pakistan, the business community, individuals, etc. And then we also reach out to those Pakistanis living abroad. Recently I was in Canada where Oveis organized a fundraiser and they very generously helped support as well. So it's a Bara Khandan, you know, it's a group effort. Yes, something yes. that we need to do together to help make a quality of life possible for these very marginalized and underprivileged children. सही है। वैसे इकबाल साहब, अब जो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई है इस सारे इशू की, वो तो ये है कि हम देखते हैं जो अमीर घरानों के लोग हैं, जो अच्छा बैकग्राउंड रखने वाले हैं, वो तो अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर देते हैं, उनके लिए स्कूल्स और बुक्स और टीचर्स और ट्रेनर्स और सब मिल जाते हैं। लेकिन हम्बल बैकग्राउंड रखने के लिए वाले लोगों के लिए, पुअर बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए स्कूल तक एक्सेस ही नहीं होती। यानी उनको, क्योंकि ऐसे स्कूल कुर्ब जवार में तो नहीं होते, नज़दीक नहीं होते, दूर होते हैं आमतौर पर, क्योंकि वो कम होते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स तो वो यही अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो वहाँ तक पहुँचें। फिर उनकी अलग से बुक्स हैं, फिर उनका अलग से जो है वो शायद सिस्टम होगा जो उनको सपोर्ट करेगा। तो ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रहा है? देखिए असद साहब, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने इन लोगों को चुना इस बड़े काम के लिए। यकीन जानिए कि जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, और हम भी जो है वो एज ए वॉलंटियर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और इतनी बरकत हासिल होती है कि बयान से बाहर है कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान में आके, जहाँ पे किसी आम बच्चे के लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, तो सोचें कि वो बच्चे जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते, तो वो तो घरों में और अपने ख़ानदान में, अपने इलाकों में वो अहमियत उनको दी ही नहीं जाती। ये उन बच्चों की आवाज़ बने हुए हैं और हमें ये मौका मिला है कि हम उन बच्चों की वॉइस बने। ये माजूर नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे रिचर्ड साहब ने कहा कि साइन लैंग्वेज जो PSL इन्होंने डेवलप की, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज, जिसके तहत इन बच्चों को आवाज़ मिली। ना सिर्फ इन बच्चों को, असद साहब, वीकेंड के ऊपर इनके पेरेंट्स को बुला के स्कूल में साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि ये अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर सकें, उनकी। अब हो ये रहा है कि जब ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे लड़कियां, अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे मायूब समझा जाता है बच्चियों को स्कूल भेजना 30, 40, 50 किलोमीटर। तो बड़ी जंग लड़नी पड़ी है डेफरीज को ओवर द ईयर्स उन माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कि अपनी बच्चियों को भेजें। अब जब वो बच्चियाँ आ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना भी अलग से एक टास्क है और वो एक अलग से मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन आज नतीजा ये है माशाल्लाह 1400 बच्चा जो है वो परमानेंटली स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। और इमेजिन कीजिए, न सिर्फ ये तालीम हासिल कर रहे हैं, घर में अपना मकाम बना रहे हैं, ख़ानदान में अपना मकाम बना रहे हैं। अब लोग इनको उस निगाह से नहीं देखते कि यार इसको क्या पता या उसको क्या पता। अब वो उनके करीब आते हैं, क्यों कि इनके पास जो है वो बेहतरीन एजुकेशन है। ये इदारे डेफरीज के किसी 5 स्टार स्कूल से कम नहीं है जिस तरह की तालीम उनको दी जा रही है। Okay, Mr. Richard, you might have faced a lot of problems in last 32 years, but what is the real challenge and what is the real problem now? Well, there's lots of challenges, as you mentioned, and often if something can go wrong, it usually does go wrong. And we just need to learn to work through it. And that's one thing that I admire about Pakistan is, it's a very resilient society. They've faced a lot of challenges in many years past and risen above them. For us, the biggest challenge in the last 2 years was the whole COVID pandemic. Our schools were shut down for more than 1.5 years. And this was the challenge for the whole world. Our kids just came back to school now in September. Yes. Exactly. But we did something very innovative, because for our children, it wasn't just about them losing their education, but we were concerned about them losing their language, because when they're in their homes, they're very isolated because their parents don't communicate with them or their siblings. How did you manage the classes? You went on online classes or what? Well, we couldn't go online because less than 10% of our children have online internet in their home. Yes, okay. But a donor very kindly sponsored a laptop for each child. It was a refurbished second-hand laptop, which we got at a very low cost. And we set up a studio in our school, and we filmed all their curricular content for English, math, science, and Urdu.
And on a monthly basis, our teachers went to the homes of the children and delivered it to the children. And I'm very proud to say we didn't lose one child. Very nice. No one dropped out over the last year and a half. And we were able to retain all of our staff. We made it a point to keep them engaged. How many students you are working? What is the exact number of the students you are working with? We have 1,400 students at present in our 7 schools. It's a very big number, yes. We also, and we also, outside of our own school programs, as Oais mentioned, we have a parent training program where 2 Saturdays a month we bring all the parents in to each campus and teach them sign language so they can communicate with their children. We also have an employment program where, not for our graduating students only, but for any deaf young adult in the community in their 20s or 30s who come to us and bring their CV, we try to help place them in a job. And I'm happy to say over the past few years, we've placed over 1,500 boys and girls in jobs. Oais mentioned KFC restaurants. They were the leader in this area. There's over 200 kids working at KFC. At Gul Ahmed Textile, we have 110 deaf boys and girls. Sapphire in Lahore has employed over 50 students over the last few months. And some banks and the hotel industry. So education is not the all in all. There has to also be an opportunity for that child to become self-reliant and support a family. Yes. And I'm happy to say this has been a very successful project in that regard. Very nice. And one more question, Mr. Gary. What are your future goals? What we'd like to see in the future is to not just necessarily open more schools, because that's a very intensive project, but because we're creating this digital learning content that will benefit deaf children, we would like to open small satellite classrooms around the country where in any existing school, deaf children can come and attend. We also want to increase the employment program, do more teacher training, and I want to take a minute to say we've worked closely with the provincial governments, and they've been very supportive in this regard, because they're the ones that really need to carry this forward. And they have the system in place, but their teaching capacity needs to improve, their school management needs to improve, and we've been working with the provincial governments in that regard to help. Right. Well, thank you very much, Mr. Richard Gary, for joining us. I appreciate your work and whatever you're doing a nice job. Thank you so much for joining us. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और अहम मामले पर बात करते हैं। एक दुनिया को एक नए चैलेंज का अचानक सामना करना पड़ा है, एक ऐसे वक्त में कि जब हम देख रहे थे कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, जब हम देख रहे थे कि बाज़ार खुल गए हैं, मार्केट्स ओपन हो गई हैं, कारोबार चलने लगे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। एक ऐसे वक्त में एक नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है और ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका से मुतारिफ हो रहा है। पूरी दुनिया नई पाबंदियाँ लगा रही है, नई तरह से प्लानिंग कर रही है। कनाडा में क्या हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ फयाज़ विलाना साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और वैस इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ वैस साहब आपको भी, और फयाज़ विलाना साहब शुक्रिया। जिस तरह से मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि एक खौफ सा तारी हुआ है पूरी दुनिया पर दोबारा से, एक ऐसा वेरिएंट जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि जो वैक्सीन हमने ले रखी है वो कितनी इफेक्टिव है इसके ख़िलाफ़। साउथ अफ्रीका का ये वेरिएंट है, ये वहाँ से ये जो है वो मुतारिफ़ हुआ है
और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फेफड़ों पर बहुत जल्दी असरअंदाज होकर उसको डैमेज करता है। अब इस पर पूरी तरह से रिसर्च हो रही है ये क्या कर सकता है, लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि क्रिकेट सीरीज़ जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। हम देख रहे हैं कि हर मुल्क ने बहुत से ममालिक ने अपनी नई पाबंदियाँ लगा दी हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ ममालिक में ट्रैवल करने पर पाबंदी लगा दी है। पूरी दुनिया इसको इस तरह से देख रही है और नई पाबंदियों का सामना शायद करना पड़े। इसको हम शायद चौथी लहर कह सकते हैं या एक नए वेरिएंट की पहली लहर कह सकते हैं, मालूम नहीं है अभी तक। फयाज विलाना साहब, मैं ये बताइए कि ये क्या मामला है, ये जो नया वेरिएंट आया है, कैनेडियन गवर्नमेंट भी क्या इसको लेकर खौफजदा है और नई तरह से पाबंदियों को या नई प्लानिंग को सोच रही है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने सुनने वालों को भी। एग्जैक्टली जिस तरह बाकी दुनिया सोच रही है, कनाडा इसमें शायद 4 हाथ आगे है। कैनेडियंस एज अ नेशन हमारी ये है कि हम बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत केयरफुल हैं। आप हमारे नंबर्स ओवरऑल देखें, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए और कितने इस वक्त चल रहे हैं। जो आपने साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बात की, तो उस पर हमारी गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस वी आर गोइंग टू बैन एनी पर्सन, लाइक हमारी कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है साउथ अफ्रीकन रीजन की। फॉर एग्जांपल कंट्रीज की जो लिस्ट आ रही है उसमें साउथ अफ्रीका है, मोजम्बिक है, नमीबिया है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, लेसोथो एंड एस्वातिनी है। इन कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट्स हमारी कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग गुज़श्ता 14 डेज के दौरान इन कंट्री से आए हैं, चाहे बराह तो फ्लाइट कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी और कंट्री के जरिए भी अगर वहाँ इन कंट्रीज में वो रहे हैं और वो कनाडा आए हैं, दे मस्ट नीड टू गो फॉर क्वारंटीन राइट अवे। उन्हें क्वारंटीन में चला जाना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए और आइंदा तो आ ही कोई नहीं सकता। और जो भी लोग 14 डेज के अंदर अंदर यहाँ से टच भी करके आएंगे थर्ड कंट्री से, उनके लिए भी कोविड टेस्ट मस्ट होगा। काइंड ऑफ बैन ही आप समझे इन कंट्रीज के लिए। अभी तक शायद हम बहुत कम मालूमात रखते हैं वैसे इकबाल साहब इस वेरिएंट के बारे में, और हमें ये भी मालूम नहीं है कि जो वैक्सीन हमने ले रखी है वो इसके ख़िलाफ़ कितना असर करती है। तो वो तमाम यहाँ कनाडा में भी कारोबारी तबका जो अब खुश था थोड़ा सा कि चलें कारोबार बहाल हो रहा है, होटल पर पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, टूरिज़म ओपन हो रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग सब? देखिए असद साहब, पैनिक दोबारा से शुरू हो चुका है। और अगर देखें जुमे के दिन जो डाउ जो अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है 1000 पॉइंट्स जो है वो नीचे गई है। टोरंटो का भी ऐसा ही कुछ हाल रहा, 400-500 पॉइंट नीचे गई है। तो लोगों के अंदर कंसर्न बढ़ गया, क्योंकि जो हमारे वजीर आला हैं यहाँ के प्रीमियर ऑफ ओंटारियो डग फोर्ड साहब ने ट्वीट किया और जो फेडरल हुकूमत है उसको जो है वो आड़े हाथों लिया और यही कहा कि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं जो पहले दोहराई गई, कि हम बड़े लीनियंट रहे और लोगों को आने दिया। अभी तो देखें, जैसे वलाना साहब ने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई नहीं है, वाया लोग आ रहे हैं, लेकिन अब ये वेरिएंट की खबर तो अभी आई है, लेकिन वायरस तो हाथ से निकल चुका है। अब जब वो हाथ से निकल चुका है, मुख्तलिफ कंट्रियों में फैलेगा, पहुंचेगा, आएगा, तो बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि सख्तियां दोबारा आने वाली हैं। और यहाँ पर ओंटारियो गवर्नमेंट ने भी जो अपने फर्दर ओपनिंग के प्लान्स थे वो पॉज कर दिए हैं। हमारे यहाँ भी नंबर 900-950 केसेस जो है वो डेली पे आ गया है 200-250 पे जाने के बाद। तो अब लोगों में यही प्रॉब्लम आ रही जी हाँ, नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है वो मजीद मुश्किल के सामने। दूसरी जानिब असद साहब, ये क्रिसमस की शॉपिंग का ज़माना चल रहा है, अभी कल ब्लैक फ्राइडे और ये साइबर मंडे और फिर क्रिसमस की मुलाकातें। तो देखना ये है कि हुकूमत किस तरह से इस बड़े आने वाले त्यौहार को कैसे लोगों को पाबंद करेगी कि वो लोगों के घरों पे ना जाएं, या इस वेरिएंट या मजीद वायरस के फैलाव से बचाने के लिए क्या तदाबीर वो सामने लेके आते हैं। सही है विलाना साहब, अभी हम जैसे यूके में भी देखते हैं, वहाँ पर भी जो तादाद है वो बढ़ गई है कोविड पॉजिटिव लोगों की और ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं। और न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस को तो पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है कि वो तो नहीं हो रही, ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन क्रिसमस जो है उसके लिए एक बहरहाल जोशो वलवला पाया जाता है लोगों के बीच में। अब खदशा ये है कि शायद उसको भी उस पैमाने पर सेलिब्रेट ना किया जा सके और उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएंट तो वेरिएंट है, इसको पता नहीं रोका जा सकता है या किस हद तक रोका जा सकेगा। उसके अलावा वैसे भी कोविड जो है, जो पहले से वेरिएंट्स मौजूद हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है। फयाज विलाना साहब जी, आपने ये जो इजाफे की बात की है ना, ये जो अवैध साहब अभी कह रहे थे 900, ये ओंटारियो के नंबर बता रहे थे मेरे ख्याल में। मेरे पास डेली के केसेस, आज के केसेस, ताज़ा तरीन केसेस जो हैं
पूरे कनाडा में 4,357 है, और ऑन एवरेज फ्रॉम लास्ट 7 days इट्स 3,000, मोर देन 3,000 एवरेज डेली आ रहे हैं कनाडा वाइड। आज के 4,357 है, और आज की नंबर ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ कोविड आर 18 बंदे आज भी कनाडा में कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है। और इस वक्त भी जो एक्टिव केसेस हैं हमारे पास 25,27,000 केसेस इस वक्त एक्टिव हैं हमारे पास कोविड के कनाडा में, और पॉजिटिविटी रेट हमारा 3.1% है आज का। अब ये पॉजिटिविटी रेट आपको याद होगा बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा एंड पाकिस्तान ये 0.1% से भी लेस पे चला गया था। अब अगर ये 3.1% पे आ गया है तो इट मींस नंबर्स आर इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आप ये देखें कि नंबर 3.1% है तो वैक्सीनेशन कितनी हुई है, हम कितने केयरफुल नेशन हैं, उन नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे इस वक्त कनाडा में 1 डोज जिन लोगों को लगी हुई है उनकी तादाद है 79.5%, और फुल्ली वैक्सीनेटेड 76.2% है। और कनाडा में तो 2.9% लोगों को बूस्टर शॉट भी लग चुका है, तीसरी वैक्सीन भी उन्हें लग चुकी है। और अगर यही आप नंबर देखें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के आज के जो नंबर हैं 1 डोज 36.2% है और फुल्ली वैक्सीनेटेड 22.6% है जी। अब जिस कंट्री में 22.6% फुल्ली वैक्सीनेटेड पाकिस्तान और कनाडा में, लेकिन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हाफ पॉपुलेशन जो है उसको लग चुकी है सिंगल डोज। नहीं, मैं आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नंबर्स बता रहा हूँ कि ये नंबर्स जो हैं बहुत फर्क है उसमें जी। और अगर कनाडा में 76% फुल्ली वैक्सीनेटेड है, इसके बावजूद अगर 3.1% पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। और इसी वजह से हमारा जो यहाँ गवर्नमेंट का प्लान था मंथ टू मंथ, स्पेशली ओंटारियो का, कि हमने अक्टूबर में ये करना है, नवंबर में ये करना है, दिसंबर में, और इनका प्लान था कि मार्च 28 नेक्स्ट ईयर को हमने तमाम रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर देनी है। उस प्लान में अभी नवंबर 15 को इन्होंने पास कर दिया है उस प्लान को। इस वक्त मुख्तलिफ फैसिलिटीज में जहाँ रेस्टोरेंट्स, फूड, जहाँ डांसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, या नाइट क्लब्स हैं और दूसरे बाथ हाउसेज हैं और दूसरे क्लब्स हैं, वहाँ जहाँ डांसिंग की फैसिलिटी है, लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, वहाँ कैपेसिटी लिफ्टिंग जो थी उसे पास कर दिया गया, रोक दिया गया है। और मजीद ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह हुआ तो हमारा सारा प्लान जो है फुल्ली रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करने का मार्च 28 वाला, तो सारा डिस्टर्ब होगा। अगर आगे चल के ये मजीद इस तरह हुआ तो नंबर्स ऊपर गए तो सही है, क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इफेक्ट आवर सोशल लाइफ, इट्स गोइंग टू इफेक्ट आवर बिजनेसेस, इट्स गोइंग टू इफेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन इन कनाडा। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, बूस्टर की बात करते हैं ज़रा। कि कुछ कंट्रीज़ में तो बाकायदा मुहिम चल रही है, उकसाया जा रहा है और सिटीजन्स को अपने कि वो ज़रूर बूस्टर शॉट लें। कुछ कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं इसका जिक्र ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान में भी 9 होने के बराबर लोगों ने शायद बूस्टर डोज ली होगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और कनाडा में जो है वो कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं लोग बूस्टर शॉट लेने में। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वैसे इकबाल साहब, बूस्टर की बात करें अगर, तो जैसे पाकिस्तान में तो इसका अभी हम कोई जिक्र ही नहीं सुन रहे, यानी अभी पहली डोज या दूसरी डोज वाले नंबर जितने कम हैं, तो बूस्टर शॉट जो है, हालांकि जिन्होंने मार्च अप्रैल में वैक्सीनेशन जिनकी हुई थी उनको अब बूस्टर लेना चाहिए। अच्छा, यूके में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार उकसा रही है लोगों को, क्योंकि वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं रिलक्टेंस वहाँ पर भी, उस सोसाइटी में भी मौजूद है। तो कनाडा में सिचुएशन क्या है, लोग बूस्टर ले रहे हैं? देखिए, कनाडा में जो बूस्टर शॉट्स हैं वो अभी, चूंकि ये सारा जो वैक्सीनेशन का मामला है बड़ा कंट्रोल्ड है और बड़ा एहतियात के साथ रोल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बूस्टर शॉट्स अभी जनरली 70 प्लस के हवाले से हैं जिनकी एज इस ब्रैकेट के अंदर है। लेकिन बूस्टर से ज़्यादा जो कनाडा लीड कर रहा है, शायद दुनिया के चंद ही ममालिक होंगे। हमारे यहाँ पे इस वीकेंड से चंद दिनों पहले जो है वो 5 साल से 11 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही थी, वो रोल आउट शुरू किया गया है, उसको अप्रूव किया गया। अब बच्चे जो है वो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, पहले 12 से ऊपर तक का था, तो ये एक नया मरहला यहाँ पे शुरू हुआ है, क्योंकि बच्चे बड़ी तादाद में ज़ाहिर हैं, फैमिलीज ट्रैवल करना चाहती हैं, फैमिलीज अपने बच्चों को सेफ रखना चाहती हैं, तो ये इस वक्त जो है वो मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। और बूस्टर पे इतनी ज़्यादा तवज्जो देखने में नहीं आई, चूँकि एक सेगमेंट को बूस्टर शॉट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन जो ही ये नया वेरिएंट या और बातें सामने आएंगी तो ये कहना गलत ना होगा कि सबके लिए बूस्टर शॉट्स जो है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं।
बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन भी है विलाना साहब, और वो कन्फ्यूजन ये है कि अब जो नया वेरिएंट सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला किया है, साथ ही ये सवाल भी ज़हन में आया है कि जो बूस्टर शॉट हम पहले ले रहे हैं, जो डोज ले रहे हैं, वो इस नए वेरिएंट के ख़िलाफ़ कितना मुअस्सिर होगा। और दूसरा ये है कि जो ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको कितना वक्त लगेगा नए वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ एक डोज डेवलप करने में। ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है ये तो लेटेस्ट चीज है ना। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी क्वेश्चन थे, लोगों को ये तशवीश थी कि ये बूस्टर डेल्टा वेरिएंट पे उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह हमारी पहली रेगुलर जो शॉट्स डोज 1 एंड डोज 2 लग रहे थे वो तो इफेक्टिव थे, लेकिन बूस्टर इफेक्टिव नहीं है। ये पहले ही तनाज़ा एक अपनी जगह मौजूद है, और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट इज दी मोस्ट रिसेंट फिनोमेना, उस पर तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन जनरली पब्लिक क्यों नहीं बूस्टर की तरफ जा रही? बूस्टर इस वक्त सिर्फ यहाँ हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है, 70 ईयर्स एंड मोर देन 70 ईयर्स एज के ओल्ड पीपल को लगाया जा रहा है, या लोग जो सीवियर किस्म की बीमारी में कैंसर के पेशेंट्स हैं और इस तरह के जो हैं उनको लगाया जा रहा है। आम जनरल पब्लिक को नहीं लगाया जा रहा। लेकिन लोग एक जनरल लोगों में एक रिजाइनमेंट भी है, लोग कहते हैं ये क्या मजाक है, आपने कहा हमने पहली डोज लगवा ली, आपने कहा हमने दूसरी लगवा ली, हमने समझा नो वी आर सेफ, and now we are asking us to go for the third one। तो ये तो आपने एक कंटिन्यूस बना लिया सिलसिला। अब आप 4 महीने बाद फिर हमें कहेंगे कि 4 महीने और जिंदा रहना है तो ये फलान शॉट ले लो, 6 महीने जिंदा रहना है तो फलान शॉट ले लो, 1 साल और रहना है तो। हम अगर इसका डॉक्टर्स जो हैं वो आर्गूमेंट ये दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये सवाल मैंने एक डॉक्टर साहब के सामने भी रखा, तो उन्होंने कहा कि जैसे हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लेते हैं, हम हर साल नमूनिया की वैक्सीन लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि एक दफ़ा ले लिया तो लाइफ टाइम क्यों नहीं है। तो वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी वैक्सीन आ चुकी हैं कि जो हम जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो हम 5 साल तक ले लेते हैं तो फिर लाइफ टाइम में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में कभी जाकर ऐसी कोई वैक्सीन आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो शायद इसी फार्मूले पर जीना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात ठीक है कि लोग इस पर एनॉयड हैं कि क्या अब हमें इस सर्कल और इस साइकिल में पड़ा रहना पड़ेगा। और लोग सिर्फ इस पे नहीं अनॉयड, लोग बच्चों वाली जो अवैध साहब बात कर रहे थे कि 5 से 11 साल के बच्चों को लगानी शुरू कर दी गई है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन कनाडा, उनसे जब आप बात करें तो वो कहते हैं हमने खुद लगवा ली, ठीक है। अब ये बच्चों में आप परसेंटेज देख लें, लोग बच्चों को नहीं लगवा रहे क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, हमें नहीं पता उनकी लाइफ में क्या असर होगा, किस तरह वो उनकी बॉडी डेवलप हो रही है, बॉडी ग्रो हो रही है, चीजें आ रही हैं। As long as they are not sick, we are not going to go for that। तो मेजॉरिटी लोगों की वहां भी रिजाइनमेंट है, लोग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं बच्चों के भी हवाले से। जो लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है वो तो लगवा रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग की कंसर्न नहीं। लेकिन एक बड़ा मसला है ना, वो मसला ये है वैस इकबाल साहब के, हम देखते हैं कि जब भी कोई नई इसका फेज़ आता है, कोविड का चौथी लहर आई है, तीसरी लहर आई है, तो ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती है स्कूल कॉलेजेस से, क्योंकि बच्चे जो हैं, छोटी एज के बच्चे, वो इतना केयरफुल नहीं होते, और उनकी केयरलेसनेस की वजह से क्या होता है कि वो वायरस बड़ों को जाके मुतासर करता है, वो अपने घर में लेकर आते हैं। बच्चे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बड़े मुतासर हो जाते हैं, और फिर अक्सर बड़े जो हैं वो उसी वायरस से अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं। तो स्कूल कॉलेज और बच्चों का इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उस वायरस से महफूज रहें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और जो एहतियातें बताई जाती हैं और बताई जा रही हैं, बाज़ औक़ात उनकी सेंस नहीं बनती। यानी मिसाल आप ले लें, वो कहते हैं कि जब आप लॉबी में खड़े हैं तो आपने मास्क लगाना है, जब आप टेबल पे बैठ के 4 लोग खाना खा रहे हैं तो मास्क उतार लें। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो सेंस ही नहीं बनती कि जैसे वायरस जो है वो खाने के टाइम पे एंटर नहीं होगा, या ऐसे मौके पे आपको, तो लोग जो है वो अब उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने स्कूल्स खोले, और स्कूल्स में भी जो कोविड का नंबर है वो ज़ाहिर है ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं और चीज़ों में मज़ीद जो है वो रुकावटें आएंगी, तो अल्लाह जाने कि ये शायद जो ऑनलाइन लर्निंग मॉडल है, जिसकी पहले भी यह डिबेट हो रही थी, अब ये लाइफ टाइम का एक सिलेक्शन हिस्सा बन जाए कि जो बच्चे ऑनलाइन ही रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी को शायद और बढ़ाना होगा, क्योंकि वो उतना इफेक्टिव स्टडी मॉडल नहीं रहा अभी तक। हम देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स को इतने पॉजिटिव नहीं रहे। जाहिर है फिजिकल लर्निंग में और ऑनलाइन लर्निंग में हम फ़र्क देखते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ का फ़र्क है। जी जी जी, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे बेटे ने जो है वो 2 हफ्ते पहले इरादा किया कि अब मैं स्कूल फिजिकली जाऊँगा। उसने साइन अप कर लिया, क्योंकि टाइम आ रहा था हाँ या ना कहने का, तो उसने साइन अप किया। वो 2 दिन स्कूल गया और 2 दिन स्कूल जाके वो उकता गया। स्कूल में इतनी सख्ती कि आपने 8 घंटे जो है वो क्लासरूम के अंदर मास्क लगा के बैठना है, और 4 घंटे की क्लास के बाद ब्रेक मिलेगी।
तो वो जब इतनी सख्तियां उसने देखी तो बच्चे जो है वो स्कूल जाने के लिए भी उस लिहाज से राजी नहीं है। 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ने के बाद, तो यानी जो आप कह रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों मॉडल के मौजूद हैं, लेकिन स्कूल सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया ओवैस इकबाल साहब। फयाज विलाना साहब जी, फयाज विलाना साहब कुछ कहना बारे में कहते हैं। स्कूल्स के बारे में, ये जो स्कूल्स की हमारा मीडिया भी जो है वो भी बात को बहुत उठा लेता है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ सौदा बेचना होता है। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इस वक्त 4844 हैं, जिनमें से 712 स्कूल्स में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और उनमें से जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ केसेस थे 17 स्कूल्स इस वक्त कनाडा में क्लोज हैं बिकॉज ऑफ कोविड आउटब्रेक। अब 4844 में से 17 स्कूलों में अगर कोविड के केसेस आ गए हैं, क्योंकि आपने बच्चों को आने दिया है और वहाँ लोग इतने बच्चे मिल रहे हैं, कॉरिडोर्स में भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ एहतियात करते हैं, तो 4844 स्कूल्स में से 17 अगर क्लोज हो गए हैं तो इट्स ओके, आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल। और अगर टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की बात करें, यहाँ की खबरें ज्यादा आ रही थी कि जी थॉर्नक्लिफ में स्कूल बंद हो गया, इटोबिकोक में बंद हो गया, फलां बंद हो गया, तो टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड वालों ने परसों एक अपनी ऑफिशियली रिलीज किया है। उन्होंने कहा हमारे पास 378 केसेस आए हैं 278 स्कूल्स में। अब 278 स्कूलों में 378 केसेस आए हैं। और इसी तरह कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड वालों ने कहा है कि हमारे पास 38 स्कूल्स में से 53 केसेस आए हैं। तो इतना ही जब आप गैदरिंग अलाउ करेंगे तो वो इतने केसेस तो फिर आएंगे, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर शॉट्स लग रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है, तो चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद। बहुत शुक्रिया फयाज विलाना साहब, ओवैस इकबाल साहब शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।